हेलो एवरीवन, विद्युत स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्युत स्टडी चैनल पर हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं डीसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में आर्मेचर बाइंडिंग। तो डीसी जनरेटर के आर्मेचर में दो प्रकार की बाइंडिंग की जाती है, एक आपकी लैप बाइंडिंग, दूसरी आपको वेव बाइंडिंग। और लैप बाइंडिंग हम इसके पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा चुके हैं, तो आज आपको हम पढ़ाएंगे वेव बाइंडिंग। देखिए, वेव बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग का दूसरा नाम क्या है? वेव बाइंडिंग को हम सीरीज बाइंडिंग भी, वेव बाइंडिंग को हम सीरीज बाइंडिंग भी कहते हैं, या इसे टू पथ बाइंडिंग और टू पथ बाइंडिंग भी कहा जाता है। तो वेव बाइंडिंग को सीरीज बाइंडिंग या टू पथ बाइंडिंग कहा जाता है। तो चलिए देखिए, वेव बाइंडिंग का हम यूज क्यों करते हैं? आपके माइंड में आता होगा आखिर वेव बाइंडिंग का यूज हम किस लिए कर रहे हैं। तो वेव बाइंडिंग का यूज हम वहाँ पे करते हैं जहाँ हमें हाई वोल्टेज और लो करंट की रिक्वायर होती है, आवश्यकता होती है, या जिस डीसी जनरेटर से हमें हाई वोल्टेज और लो करंट की रेटिंग प्राप्त करना हो, उस जनरेटर के आर्मेचर में हम कौन सी बाइंडिंग करेंगे? वेव बाइंडिंग। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आर्मेचर आपकी जो वेव बाइंडिंग है, वेव बाइंडिंग इसमें हमेशा समांतर पथों की संख्या 2 होती है। वेव बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या 2 होती है और यह हमेशा A बराबर, इसको फार्मूला मिलता है A बराबर 2m। A बराबर 2m, अगर हमें समांतर पथों की संख्या निकालना है तो हम निकालेंगे A बराबर 2m से। और जैसा कि हम आपको बताए हैं इसके पिछले लेक्चर में, m बराबर मल्टीप्लिसिटी फैक्टर, m को हम बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी फैक्टर, और सिंपलेक्स के लिए m बराबर 1, डुप्लेक्स के लिए m बराबर 2, ट्रिप्लेक्स के लिए m बराबर 3। देखिए, सिंपलेक्स का मतलब सिंगल लेयर, डुप्लेक्स का मतलब डबल लेयर, ट्रिप्लेक्स का मतलब ट्रिपल लेयर। तो अगर डबल लेयर की बाइंडिंग होगी तो m बराबर क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। ट्रिपल लेयर की बाइंडिंग होगी तो m बराबर 3 रखेंगे। जैसे एक हम आपको एग्जांपल देते हैं, 16 पोल का एक जनरेटर है, 16 पोल का जनरेटर है, और जिसके आर्मेचर में हम वेव बाइंडिंग, जो कि डुप्लेक्स वेव बाइंडिंग है, डुप्लेक्स वेव बाइंडिंग की गई है, तो समांतर पथों की संख्या बताइए। 16 पोल का जनरेटर है और उसके जनरेटर के आर्मेचर में वेव बाइंडिंग की गई है, और वेव बाइंडिंग आपकी डुप्लेक्स का मतलब दोहरी परत, डबल लेयर की बाइंडिंग है। तो समांतर पथों की संख्या बताइए। तो इसमें हमने आपको क्या बताया? समांतर पथों की संख्या निकालने के लिए आप A बराबर m इंटू 2 या A बराबर 2m। अब m के स्थान पे आपको क्या रखना पड़ेगा? m के स्थान पे 2 रखना पड़ेगा। तो A बराबर क्या आ जाएगा? A बराबर आपका 4। ठीक है, तो अगर यही आपके ट्रिप्लेक्स बाइंडिंग होती तो समांतर पथों की संख्या कितना आता? 6 आ जाता। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद वेव बाइंडिंग जो हमारी है इसकी कास्ट, अगर हम तुलना करें लैप बाइंडिंग की, तो लैप बाइंडिंग की अपेक्षा वेव बाइंडिंग की जो कास्ट होती है वह आपकी कम होती है।
कास्ट इसकी कम होती है, लैप बाइंडिंग की कास्ट ज़्यादा होती है, वेब बाइंडिंग की कास्ट कम होती है। नेक्स्ट अगर हम इफ़िशियंसी की बात करें तो वेब बाइंडिंग की इफ़िशियंसी हाई होती है। इफ़िशियंसी इसकी हाई होती है। अगर वेब बाइंडिंग, अगर हम इसमें एडिशनल कॉइल की बात करें तो वेब बाइंडिंग में एडिशनल कॉइल आपकी यूज होती है डमी कॉइल। वेब बाइंडिंग में एडिशनल कॉइल यूज होगी डमी कॉइल। अब हम आपको थोड़ा सा डमी कॉइल के बारे में बताते हैं। देखिए डमी कॉइल क्या होती है। डमी कॉइल डमी कॉइल, देखिए डमी कॉइल जो है आर्मेचर को बैलेंस प्रदान करता है, मैकेनिकल बैलेंस। तो डमी कॉइल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। डमी कॉइल का यूज, अच्छा लैप बाइंडिंग में हम कौन सा क्या यूज करते थे एडिशनल कॉइल के रूप में, तो लैप बाइंडिंग में हम इक्वलाइजर रिंग यूज करते थे। वेब बाइंडिंग में हम यूज क्या करेंगे डमी कॉइल। अब देखिए डमी कॉइल क्या होती है, जैसे आपके आर्मेचर में, जैसे जो आपका ये आर्मेचर है इसमें जो स्लॉट कटे हैं, इस प्रकार के आर्मेचर में जो स्लॉट कटे हुए हैं वह स्लॉट आपको इंटीजर में मिलेगा। इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 इस पर मतलब पूर्णांक के रूप में। ऐसा तो आपको नहीं कहीं मिलेगा कि हमारे आर्मेचर में 3.5 का स्लॉट है, 3.5 स्लॉट रखा है, या ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि 7 है 7.2 स्लॉट है। हमेशा आपको इंटीजर मिलेगा पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से। तो अब होता क्या है, जब हम बाइंडिंग करते हैं, ठीक बाइंडिंग करते हैं तो जैसे इसमें बाइंडिंग रखी गई, इसमें बाइंडिंग रखी गई, इसमें बाइंडिंग रखी गई, इसमें बाइंडिंग रखी गई। अब आपका एक खांचा, यह खांचा आप देख रहे हैं कि यह खांचा क्या हो गया, खाली हो गया, इसमें कोई बाइंडिंग नहीं है। अगर हम इस प्रकार के स्लॉट का यूज करेंगे जनरेटर में तो यह इसका जो रोटेशन होगा आर्मेचर का वह इम्बैलेंस होगा, ठीक। तो हम इसको क्या करते हैं, रोटर हमारा इसका मैकेनिकल बैलेंस सही रहे उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो खाली स्लॉट है इसमें अलग से एक कॉइल रख देंगे, अलग से एक कॉइल रखेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे डमी कॉइल, जिसका नाम है डमी कॉइल। मतलब कि आर्मेचर के खाली स्लॉट में जो अलग से कॉइल रखी जाती है उसको क्या बोला जाता है डमी कॉइल। और डमी कॉइल का यूज हम वेब बाइंडिंग में ही कर सकते हैं, लैप बाइंडिंग में हम डमी कॉइल का यूज नहीं करते हैं, उसमें हम इक्वलाइजर रिंग का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने डमी कॉइल रखा जरूर, इस खाली स्लॉट में डमी कॉइल का यूज हम जरूर कर रहे हैं, लेकिन डमी कॉइल का कनेक्शन इलेक्ट्रिकली रूप से नहीं होता है। सिर्फ देखिए देखने में एकदम लगेगा कि डमी कॉइल का भी कनेक्शन है, लेकिन एक्चुअल में डमी कॉइल का कनेक्शन कम्यूटेटर से नहीं होता है। तो डमी कॉइल सिर्फ वैसे रखी जाती है, कनेक्शन इसका इलेक्ट्रिकली रूप से नहीं होता है। और इसको हम यूज क्यों करते हैं, यूज करने का मेरा पर्पज़ है कि हमारे रोटर का मैकेनिकल बैलेंस अच्छा हो, जिससे रोटर हमारा एक समान रूप से गति कर सके, उसके लिए हम यूज करेंगे डमी कॉइल, ठीक है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट वेब बाइंडिंग। वेब बाइंडिंग से हमें
वेव बाइंडिंग से हमें स्पार्कलेस कम्यूटेशन प्राप्त होता है। वेव बाइंडिंग से हमें स्पार्कलेस कम्यूटेशन प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है स्पार्कलेस कम्यूटेशन? क्योंकि इसमें हम समांतर पथों की संख्या 2 होती है। ठीक, समांतर पथों की संख्या 2 होगी, अर्थात अगर हम ब्रश की संख्या पूछें तो ब्रश की भी संख्या 2 होंगी। जितने समांतर पथ की संख्या होती है उतना ही ब्रश की संख्या होती है। तो इसमें आपके कम ब्रश का यूज किया जा रहा है, पथों की संख्या कम है, इसलिए इससे हमें कैसा कम्यूटेशन मिलेगा? स्पार्कलेस कम्यूटेशन प्राप्त होता है। ठीक, चलिए एक हम उदाहरण आपको दे रहे हैं। एक आपका जनरेटर है, एक जनरेटर है, यह जनरेटर 4 पोल का है, यह जनरेटर 4 पोल का है और इसमें आपके ट्रिप्लेक्स वेव बाइंडिंग, इसके आर्मेचर में ट्रिप्लेक्स वेव बाइंडिंग का हम यूज किए हैं। ट्रिप्लेक्स का मतलब तिहरी परत की बाइंडिंग, 3 परत वाली बाइंडिंग का यूज किया गया इसके आर्मेचर में। तो हमें बताइए कि ए बराबर कितना होगा और कितने हम ब्रश लगाएंगे इसमें। ठीक, अब आपको पता है कि ए बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है एम इंटू 2। ठीक, और ट्रिप्लेक्स के लिए एम का मान कितना? 3। तो ए बराबर 3 इंटू 2 बराबर 6। और अब समांतर पथों की संख्या 6, तो आपके ब्रशों की भी संख्या, जितना आपके समांतर पथ की संख्या उतना आपके ब्रश की संख्या होती है। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि समांतर पथों की जितना संख्या होगी उतना संख्या ब्रशों की भी होती है। दूसरा, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि चाहे 4 पोल हो, चाहे 32 पोल हो, चाहे 34 पोल, जैसे अगर हम इस पोल को कर दें 36 पोल, तब भी हमारा समांतर पथों की संख्या 6 ही होगी। तो समांतर पथों की संख्या वेव बाइंडिंग में पोल की संख्या पर निर्भर नहीं करती है। चलिए इसके बाद देखिए थोड़ा से लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग में डिफरेंस क्या है। लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग में डिफरेंस क्या है? क्या जैसे लैप बाइंडिंग में क्या था, आपका पहला कनेक्शन, उससे जस्ट तुरंत दूसरा कनेक्शन, फिर तीसरा कनेक्शन, मतलब कम्यूटेटर के सेगमेंट से। लेकिन इस वेव बाइंडिंग में आपको क्या दिख रहा है? पहला कनेक्शन यहाँ पे है, फिर कुछ दूरी पर दूसरा कनेक्शन है। इसका मतलब है कि कुछ डिस्टेंस पे दूसरा कनेक्शन होता है कम्यूटेटर के सेगमेंट से। लेकिन लैप में क्या होता है, उसके तुरंत, जैसे पहला यहाँ है, दूसरा यहाँ कनेक्शन हो जाएगा। ठीक, कुछ दूरी बना के आपका देख रहे हैं तीसरा कनेक्शन यहाँ पे होगा। अब जो आपका लैप वेव बाइंडिंग है, वेव बाइंडिंग में एक तो टर्मिनोलॉजी है YF की, एक टर्मिनोलॉजी है YB की, एक टर्मिनोलॉजी है YR का और एक टर्मिनोलॉजी है YC का। ठीक है, तो YB किसको कहेंगे? YB मीन्स आपके फ्रंट पिच, और फ्रंट पिच कहाँ किसको जाएगा? पहली कुंडली का दूसरा साइड और दूसरी कुंडली का पहला साइड, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस मिलेगी यही आपकी क्या होगी? YF होगी। इसके बाद बैक पिच, जिसको YB से प्रदर्शित करते हैं, YB बराबर पहली कुंडली का पहला साइड और दूसरी कुंडली का भी पहला साइड, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस मिलेगी यही हमारी होगी बैक पिच। उसके बाद रिजल्टेंट पिच, परिणामी पिच, पहली कुंडली का पहला साइड और दूसरी कुंडली का भी पहला साइड, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस मिलेगी वही हमारी रिजल्टेंट पिच कहलाती है। ठीक है, उसके बाद कम्यूटेटर पिच, जिसको हम YC से डिनोट करते हैं। पहला कनेक्शन, कम्यूटेटर के सेगमेंट से पहला कनेक्शन और आर्मेचर कॉइल का दूसरा कनेक्शन, इन दोनों कनेक्शनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? YC, या इसी को बोला जाता है कम्यूटेटर पिच। ठीक है, अब इसमें
देखिए हमारी जो बाइंडिंग है वेव बाइंडिंग, यह भी आपकी दो प्रकार से प्रयोग की जाती है। वेव बाइंडिंग हमारी दो प्रकार से प्रयोग की जाती है, एक होती प्रोग्रेसिव और एक होती रेट्रोग्रेसिव। तो पहली आपकी बाइंडिंग है प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव बाइंडिंग, और दूसरी बाइंडिंग है रेट्रोग्रेसिव। रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग। देखिए प्रोग्रेसिव बाइंडिंग में प्लस साइन का यूज करेंगे, मतलब प्लस चिन्ह का यूज करेंगे। रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग में माइनस चिन्ह का यूज करेंगे। ठीक, अब प्रोग्रेसिव में प्लस चिन्ह और रेट्रोग्रेसिव में माइनस चिन्ह का यूज करते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब हमारी बाइंडिंग राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ रही है, जब बाइंडिंग राइट हैंड साइड या क्लॉकवाइज साइड, जब कम्यूटेटर साइड से हम देखेंगे तो बाइंडिंग की डायरेक्शन हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। अगर ऐसा होता है तो यह बाइंडिंग कौन सी कहलाएगी, प्रोग्रेसिव बाइंडिंग। दूसरा, अगर बाइंडिंग हमारी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ रही है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे कम्यूटेटर साइड से देखेंगे, अगर हमारे आर्मेचर कॉइल का कनेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो वह बाइंडिंग क्या कहलाएगी, रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग कहलाएगी। तो प्रोग्रेसिव बाइंडिंग में प्लस साइन का यूज और रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग में माइनस साइन का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए अब आपको कुछ पॉइंट मिल रहे हैं। जैसे वेव बाइंडिंग में YB एंड YF, YB और YF की जो वैल्यू मिलेगी वह आपको मिलेगी ऑड। YB और YF की जो वैल्यू मिलेगी ऑड मिलेगी, मतलब विषम संख्या में मिलेंगी, और इसकी जो साइन चिन्ह होगा वह आपके सेम साइन। यही चीज़ डिफरेंस था। लैप बाइंडिंग में YB और YF आपके इवन नंबर में मिलते थे और उसका जो साइन था वह अपोजिट साइन था। नेक्स्ट, YB एंड YF नियरली इक्वल टू पोल पिच। जो YB और YF है यह आपके लगभग पोल पिच के बराबर होता है। लगभग YB और YF का मान लगभग किसके बराबर होगा, पोल पिच के बराबर होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट रिजल्टेंट पिच को हम YR बराबर YB प्लस YF। रिजल्टेंट पिच आपका क्या होगा, YR बराबर YB प्लस YF। ठीक, इसके बाद YA का मतलब है एवरेज पिच। YA मीन्स एवरेज पिच बराबर YB प्लस YF अपान 2। एवरेज पिच बराबर YB प्लस YF अपान 2 होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट और एक YA का एक फार्मूला और है, YA बराबर Z प्लस माइनस 1 अपान 2 प्लस माइनस 2 अपान P। देखिए YA बराबर Z प्लस माइनस 2
2/p और y हमेशा क्या होगा, इंटीजर फार्म। y हमेशा इंटीजर फार्म का मतलब 1 2 3 पूर्णांक में होगा। y आपका वेव बाइंडिंग में आपको 3.5 2.5 इन सब रूप में नहीं मिलेंगी। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद YA इसमें होता क्या है, YA बराबर YC, इसमें वेव बाइंडिंग में आपको मिलेगा YA बराबर YC। YA बराबर YC का मतलब क्या है भाई, YA बराबर YC का मतलब है कि कम्यूटेटर एवरेज पिच और कम्यूटेटर पिच दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। ठीक, तो YC का फार्मूला क्या है, YC बराबर नंबर ऑफ कम्यूटेटर बार +-1 अपान नंबर ऑफ पोल पेयर, ठीक, नंबर ऑफ कम्यूटेटर बार अब +-1 अपान नंबर ऑफ पोल पेयर, ये आपकी क्या है, YC का फार्मूला। देखिए, एक हम आपसे अब इतना सा फार्मूला अगर आपको याद है, इससे आपको एक रिजल्ट मिला। ये रिजल्ट क्या मिला, अगर एक आपका 4 पोल की एक क्वेश्चन है, 4 पोल का जनरेटर है, ठीक, और इसके आर्मेचर में इसके आर्मेचर में टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर Z बराबर आपका है 32। 4 पोल का जनरेटर है और इसमें इसके आर्मेचर में या टोटल कंडक्टर कुल चालकों की संख्या कितनी है, 32 है। तो बताइए कि इस जनरेटर में हम कौन सी बाइंडिंग कर पाएंगे, लैप बाइंडिंग या वेव बाइंडिंग, कौन सी बाइंडिंग पॉसिबल है। 4 पोल का जनरेटर है और कुल चालकों की संख्या 32 है। अब हमें पता नहीं है कि हम इसमें लैप करें कि वेव, तो हम इसमें कौन सी बाइंडिंग परफेक्ट होगी, कौन सी बाइंडिंग पॉसिबल है, इसको आप बताइए। कमेंट करिए इसमें, कमेंट में आप इसको कमेंट करिए कि कौन सी बाइंडिंग हम कर पाएंगे, लैप बाइंडिंग या वेव बाइंडिंग। चलिए, अब हम आपको बता रहे हैं। देखिए, आपको बताया गया है इसमें YA बराबर Z +-2/p, YA बराबर Z +-2/p। Z का मतलब ये आपकी वेव के लिए कंडीशन है, YA बराबर Z +-2/p। अब इसका मतलब क्या है, Z और Z का मतलब है कि 32 हम रखेंगे इसमें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। Z बराबर 32 और अगर हम प्रोग्रेसिव बाइंडिंग की बात करेंगे तो प्लस साइन ले रहे हैं, अपान P बराबर 4।
तो 32 2 34/4। ठीक, देखिए अब हमारा जो एवरेज प्राप्त हो रहा है, एवरेज पिच, क्या वह इंटीजर फॉर्म में है? नहीं है, क्योंकि इसमें आएगा बराबर 4 8 32, 4 5 20। इसका मतलब 8 एवरेज पिच का वैल्यू कितना आ रहा है? 8.5। एवरेज पिच की वैल्यू 8.5। इसका मतलब है, और आपको हमने बताया है एवरेज पिच वेव बाइंडिंग में हमेशा इंटीजर फॉर्म में होती है। इंटीजर फॉर्म में होने का मतलब क्या है कि या तो यह आपकी एवरेज का मान 9 होता या तो 8 होता, तब तो यह पॉसिबल है। अगर 8 या 9 आया होता तो हमारा पॉसिबल होता कि हम वेव बाइंडिंग करते, लेकिन एवरेज पिच का मान 8.5 आया है। इसका मतलब है कि इसमें हम अगर कंडक्टर की संख्या, कुल चालकों की संख्या 32 है, तो हम इस जनरेटर में वेव बाइंडिंग, इसके आर्मेचर में वेव बाइंडिंग का प्रयोग नहीं कर सकते, जो कि इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि इसके एवरेज पिच का मान हमें इंटीजर फॉर्म में नहीं मिल रहा है, वो 8.5 मिल रहा है। इसका मतलब है हम कौन सी बाइंडिंग करेंगे इस जनरेटर में? इस जनरेटर में करेंगे लैप बाइंडिंग। ठीक, अब अगर हम देखें, यही संख्या हम चेंज कर दें। अभी तो हमारी प्रोग्रेसिव थी, अब रेट्रोग्रेसिव अगर हम लेंगे तो रेट्रोग्रेसिव में क्या होगा? माइनस लेंगे, 32 - 2/4, तो यह आपका कितना आएगा? 30। रेट्रोग्रेसिव की कंडीशन है 4, 7.5 आ रहा है। इसका मतलब अभी भी आपका, चाहे हम प्रोग्रेसिव करें चाहे रेट्रोग्रेसिव, कोई भी बाइंडिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें एवरेज पिच का मान इंटीजर नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार के 4 पोल का जनरेटर, कुल चालकों की संख्या 32 है, उसमें हम बाइंडिंग कौन सी कर पाएंगे? लैप बाइंडिंग। ठीक है, चलिए एक दूसरा क्वेश्चन। चार पोल का जनरेटर है, टोटल कंडक्टर की संख्या 34 है। टोटल कंडक्टर की संख्या 34 है, तो बताइए कि इसमें कौन सी बाइंडिंग होगी? लैप बाइंडिंग या वेव बाइंडिंग? देखिए, वेव बाइंडिंग के लिए हम चेक करते हैं वाई ए बराबर Z ± 2/P, प्रोग्रेसिव के लिए प्लस, रेट्रोग्रेसिव के लिए माइनस। तो हम प्रोग्रेसिव देख लेते हैं पहले। तो देख रहे हैं Z की संख्या कितनी है? 34 + 2 प्रोग्रेसिव के लिए है /4, तो आपका 36/4 बराबर कितना आया? 9। इसका मतलब है कि वेव बाइंडिंग पॉसिबल है। तो इस प्रकार से हम इसमें वेव बाइंडिंग आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार के जनरेटर के आर्मेचर में हम वेव बाइंडिंग को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एवरेज पिच का मान क्या आ जा रहा है? इंटीजर फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन अब इसी का बता दीजिए। इसके कुल चालकों की संख्या अब 34 है, और इसमें इसके आर्मेचर में डुप्लेक्स बाइंडिंग की गई है। तो ए की वैल्यू और ब्रश का मान बताइए। देखिए, डुप्लेक्स है, फार्मूला ए बराबर क्या होता है? 2m। m का मान डुप्लेक्स के लिए 2 होता है, तो 2 × 2 = 4। समांतर पथों की संख्या कितना है? 4। और जितना समांतर पथों की संख्या होगा उतना ही ब्रशों की भी संख्या होती है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही।